जमाने में जहाँ पे था हमको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था और इसके लिए हमने बड़े पॉजिटिव काउंटर मेजर्स लिए। हमने अपने पुलिस ऑफिसर जो हैं जो मतलब बोलचाल में अच्छे थे उनको हमने स्कूलों में भेजा, कॉलेजेस में भेजा और वहाँ पे उनको मतलब उनको इनवाइट किया कि भाई आप सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में आई। उनको एक देखिए बेसिकली रेडिकलाइजेशन क्यों होता है, इसलिए होता है कि आपको कोई फ्यूचर नजर ना आए। तो ये प्रॉब्लम है और हम लोगों ने उस वक्त जब ये किया था तो उसका नतीजे में बहुत अच्छे रिजल्ट निकले। मुझे याद है उस वक्त मोहम्मद शफी पंडित साहब जो थे वो चेयरमैन थे जेके पब्लिक सर्विस कमीशन के। उन्होंने कहा कि सब आप लोगों के एफर्ट से यहाँ पे लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस के लिए ज्यादा अप्लाई करना शुरू किया और उन्हीं दिनों से आप देखिए कि शाह फैसल एज टॉपर निकलते हैं जम्मू कश्मीर से और उसके बाद तो आप देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज में लगातार बच्चे आ रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? तो इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनको एक उम्मीद दिखाई और उनको ये समझ में आया कि साहब उनके लिए उनके कश्मीरी होने से या उनके मुसलमान होने से उनके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और आज मेरे साथ मौजूद हैं एसएम सहाय, जम्मू कश्मीर कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी, जम्मू कश्मीर में आईजी कश्मीर रहे हैं, एडीजी सीआईडी रहे हैं, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। सहाय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में एजुकेशन में रेडिकलाइजेशन के खतरे की। मसला है हाल में शोपियां में जामिया सिराजुल उलूम को उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है यूएपीए के तहत, उसको बंद कर दिया है। साहिद साहब से जानेंगे। साहिद साहब, इल्जाम ये लगाया गया पहला कि जामिया सिराजुल उलूम में जमाते इस्लामी का प्रभाव था। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर जो है वो बैन हो गई है और उसके बाद उनके जो एक्टिविटीज हैं उस पर तो कंट्रोल होना ही चाहिए। बल्कि इसके पहले भी एक्शन हुआ था। शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम पे फलायाम एक ट्रस्ट हुआ करता था। वो फलायाम ट्रस्ट जो है स्कूल चलाता था, वो भी जमात इस्लामी के स्कूल्स थे। तो उस वक्त उनको बैन किया गया था, स्कूल्स को, उनके टीचर्स स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में अब्जॉर्ब किया गया था। उसके भी एक बहुत ही मतलब जैसे कहें कि गलत नताइज निकले, बट ये कि दैट एफर्ट वाज मेड अर्लियर आल्सो। तो ये कोई बहुत नया एफर्ट नहीं है टू इंश्योर कि जो सोसाइटी के अंदर रेडिकलाइजेशन है वो कंट्रोल में आए। बट इसमें बेसिकली रेडिकलाइजेशन एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट्स और रेडिकलाइजेशन जो माहौल पैदा करते हैं और एक होता है रेडिकलाइजेशन। तो ये दोनों चीजें जो है उनको समझना पड़ता है, जिसकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो जरूरी हो जाता है। सर, ऐसा बताया है कि जामिया सिराजुल उलूम के करीब 17 छात्र जो है, नंबर भी दिया गया सूत्रों के हवाले से, उन्होंने मिलिटेंट्स के रैंक ज्वाइन किया, वहाँ के एलुमनाई थे और जैसे एक तो पुलवामा अटैक की घटना में भी शामिल था। नहीं, देखिए वो जो है अगर किसी इंस्टीट्यूशन में अगर इस तरह के रेडिकलाइजेशन से मिलिटेंट पैदा हो रहे हैं तो एक्शन तो सरकार का लाजमी बन ही जाता है। तो मतलब ये है कि इसमें तो ये एक ऑब्वियस स्टेप है, मगर ये सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि ये जमात के स्कूल्स का ही एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सब जगह रही है। हम लोग अपने जमाने में जहाँ पे था हमको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था और इसके लिए हमने बड़े पॉजिटिव काउंटर मेजर्स लिए। हमने अपने पुलिस ऑफिसर जो हैं जो मतलब बोलचाल में अच्छे थे उनको हमने स्कूलों में भेजा, कॉलेजेस में भेजा और वहाँ पे उनको मतलब उनको इनवाइट किया कि भाई आप सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में आई। उनको एक देखिए बेसिकली रेडिकलाइजेशन क्यों होता है, इसलिए होता है कि आपको कोई फ्यूचर नजर ना आए और जब आप फ्यूचर नजर नहीं आता है तो आप वजह ढूंढने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके छोटे मोटे घरेलू मसले की वजह से या कोई और नुकसान की वजह से आपको लगता है कि अब ये मेरे साथ ज्यादती इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी ये फलानी आइडेंटिटी है।
ठीक है ना। तो वो फिर वो आइडेंटिटी जो है वो पॉलिटिक्स से लिंक हो जाती है, राजनीति से, सियासत से। फिर या वो आपके धर्म से, मजहब से, उससे जोड़ दी जाती है। तो आदमी जो है वो उसकी वजह कहीं और होती है, वो किसी और वजह से होता है। मगर ये जो होता है क्या है कि ऐसे अदारों में, ऐसे इंस्टीट्यूशन में, संस्थाओं में लोग जो है, मतलब जो वहां पे माहौल अच्छा नहीं होता है, तो वहां के लोगों, बच्चों को बरगलाना ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। और हम लोगों ने उस वक्त जब ये किया था तो उसका नतीजे में बहुत अच्छे रिजल्ट निकले। ये मुझे याद है उस वक्त मोहम्मद शफी पंडित साहब जो थे, वो चेयरमैन थे जेके पब्लिक सर्विस कमीशन के। उन्होंने कहा कि सब आप लोग के एफर्ट से यहाँ पे लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस के लिए ज्यादा अप्लाई करना शुरू किया। और उन्हीं दिनों से आप देखिए कि शाह फैसल एज टॉपर निकलते हैं जम्मू कश्मीर से। और उसके बाद तो आप देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज में लगातार बच्चे आ रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? तो इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनको एक उम्मीद दिखाई और उनको ये समझ में आया कि साहब उनके लिए उनके कश्मीरी होने से या उनके मुसलमान होने से उनके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि वो सर्विस नहीं ज्वाइन कर सकते। और वो आज भर भर के ज्वाइन कर रहे हैं। बल्कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान भर में आपको कश्मीरी के अफसर मिलेंगे, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज में हो, चाहे वो क्या सेंट्रल सर्विसेज में हो, बहुत सारे मिलते हैं। तो ये अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है ऐसा हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पे ये कंट्रोल भी है, वहां पे हमको एक पॉजिटिव उनके लिए फ्यूचर भी दिखाना है, जिससे उनके समझ में आए कि हाँ भाई हमारे लिए कुछ है, हमारा फ्यूचर भी कहीं पे है, उसके लिए वो कोशिश करें। फ्रस्ट्रेट होंगे, मायूसी आएगी, तो फिर वो इस तरह के रास्ते पकड़ते हैं। एक बहस चलती है बहुत बड़ी, मदरसा वर्सेस स्कूल एजुकेशन, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पे रेडिकलाइजेशन का खतरा बहुत है। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या मदरसे जनरली रेडिकलाइजेशन का गढ़ होते हैं, या मदरसे भी वहां पे आधुनिक तालीम आप पा सकते हैं? देखिए, मदरसा जो है वो लाइमलाइट में क्यों आया था? वो लाइमलाइट में इसलिए आया था कि पाकिस्तान के अंदर मदरसों में जिहादियों को तैयार करने की फैक्ट्री बनाई। तो अफगान बॉर्डर के ऊपर आपने ढेर सारे मदरसे बनाए, तो वहां पे आपने जिहादी तैयार किए। इसलिए मदरसा जो है वो एक प्रोमिनेंस में आया कि यहाँ पे ये सब होता है। मेरा ये मानना है कि मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है, चाहे वो स्कूल्स हैं या मदरसे थे। मदरसा इज ओनली अ वर्ड टू डिस्क्राइब एन इंस्टीट्यूशन। सवाल तो ये उठता है कि वहां पे आप किस किस्म की तालीम दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर हमने देखा था कि जो हम लोग उस जमाने में कहते थे कि वन रूम दरसगाह, एक कमरे वाला। तो होता क्या था कि मोहल्ले में एक कमरा ले लिया जाता था और उसमें नौजवान लड़के जो हैं वो बैठते थे, मोहल्ले के बच्चों को बुलाते थे, उनको आधी पक्की मजहबी मतलब तालीम भी नहीं कहेंगे, उनको मतलब एक तरीके से समझाने की कोशिश करते थे। उससे फिर वो उन बच्चों को रेडिकलाइज करते थे। मतलब एक अच्छा खासा वो योजना बन के बात की जाती थी, मंसूबा होता था। तो ये सब चीजें भी हुई है। अब जब हम ये बात करते हैं तो ये देखना चाहिए कि अगर हम एक मॉडर्न स्कूल खोलें लिंक टू से सीबीएसई या जेके बोर्ड, लिंक तो करना ही पड़ेगा। वहां पे आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जहां पे आप साइंस पढ़ाइए, कंप्यूटर साइंस पढ़ाइए, फिर वहां पे बच्चे जो है वो उस स्कूल में मतलब आपको ज्यादा नजर आएंगे कि वहां पे नजदीक जो मदरसा होगा वो उसमें ज्यादा नजर आएंगे। अगर एक सरकारी स्कूल है जिसमें पढ़ाई जो है वो एक अच्छे दर्जे की हो रही है, तो वहां पे बच्चे आपको ज्यादा नजर आएंगे या मदरसे में ज्यादा नजर। ये चीजें देखने के लायक। क्या एब्सेंस ऑफ गुड एजुकेशन क्या वो एक वजह बन रही है कि मदरसे में लोग नहीं जाना चाहिए, मतलब लोग मदरसे में जा रहे हैं? और मदरसे में फर्क होता है। एक मदरसा होता है जो सिर्फ इसी वजह से बना होता है, एक मदरसा होता है जहां पे मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। तो हमको सरकार को किसी के मजहबी तालीम से या धार्मिक की पढ़ाई से किसी कोई आपत्ति नहीं होती। मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। जब वहां पे एक क्लास लगती थी क्रिश्चियंस की, जितने क्रिश्चियन बच्चे थे उनकी क्लास लगती थी, क्रिश्चियनिटी पढ़ाने के लिए हमारी क्लास लगती थी मॉरल साइंस पढ़ने के लिए। तो ये तो हमने होते देखा है और ये हमारे डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मगर ये नहीं है कि
उसकी आड़ में आप रेडिकलाइजेशन करें। तो जो ये लोग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं उनको भी ये चीज से मतलब ये उनको ख्याल रखना चाहिए कि भाई पढ़ाएं, शिक्षा दे, एजुकेशन दीजिए, तालीम दीजिए, मगर ये नहीं कि आप उस आड़ से बच्चों का फ्यूचर ही खराब कर दें उनको रेडिकलाइज करके। सर, जम्मू कश्मीर में जो जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान की जमाते इस्लामी से अलग है और एक अलग संगठन है। उसका खतरा कितना बड़ा है लगातार, क्योंकि ऐसा इस मसले में भी यही इल्जाम लगाया गया कि इस मदरसे का कंट्रोल जो है वो जमाते इस्लामी के पूर्व पदाधिकारियों के पास था। देखिए, जमात इस्लामी का रोल कश्मीर की जो मिलिटेंसी है उसमें अलग अलग दौर में अलग अलग रहा है। शुरुआती दौर में उनका रोल जो है वो रहा है, उनने वहां पे कोशिश भी करी। हिजबुल मुजाहिदीन, आपको भी पता है, आप भी कश्मीर कवर करते रहे हैं कि उनका काफी बड़ा रोल रहा है हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करने में। हाँ, ये मैं कहूंगा कि जो उनका ऑफिशियल कार्डर है उसने नहीं किया, मगर उनके जो एलिमेंट्स हैं जैसे सैयद अली शाह गिलानी जो थे वो जमात इस्लामी के लीडर थे और जमात इस्लामी के कार्डर्स उनको आखिरी वक्त तक मानते रहे, मगर उनको जमात इस्लामी की ऑफिशियल सैंक्शन नहीं मिली थी, उन्होंने हट के किया। अब ये एक स्ट्रेटेजी थी कि वाकई में उनके आपस में दरार थी, वो ये समझना अपने आप में एक मतलब जरूरी होता है। और हमने ऐसा भी देखा कि कुछ ऐसे टाइम आए थे उनके लीडरशिप के जब उन लोगों ने इस चीज से मतलब परहेज किया था। तो उनके भी जो चीजें हैं वो टाइम टू टाइम बदलती रही हैं डिपेंडिंग ऑन कि जमात इस्लामी की लीडरशिप किस किस्म की आई। बट ये मैं जरूर कहूंगा कि उनके अंदर एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अगर ऊपर आए तो वो ये परेशानी पैदा कर सकते हैं। सर, बीच में ऐसा भी हमने सुना था कि जमाते इस्लामी जो है जम्मू कश्मीर के राजनीतिक प्रोसेस में हिस्सेदारी लेना चाहती है और शायद उसका एक वर्ग जमाते इस्लामी का इस बात पे विचार कर रहा था कि चुनाव में हिस्सा लिया जाए। उनने पहले भी लिया है। सैयद अली शाह गिलानी जो है वो जब लड़ते थे इलेक्शन सोपोर से, तो क्या किस चीज के कैंडिडेट थे वो? ये तो है नहीं कि जमात इस्लामी ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। धारा 370 हटने के बाद भी ऐसी खबर आई कि जमाते इस्लामी जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहती। मैंने पहले भी अर्ज की ना, जब 370 था तब भी उन्होंने हिस्सा लिया, और इसलिए भाई जमात इस्लामी इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना, तो वो इलेक्शन में क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, जरूर आना चाहेंगे। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को आप कितना बड़ा जिम्मेदार मानते हैं कश्मीर में सेपरेटिज्म और टेररिज्म के लिए? कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है उसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट हम ये कहें कि सिर्फ इनका रोल रहा है, ये भी बात नहीं है। तो अब जैसे JKLF है, तो JKLF के जो लीडर हैं यासीन मलिक, अब जो भी उस वो नाम नेहाद पार्टी रह गई है, मगर वो तो अहले हदीस से अलाइन थे, अपने आप को सूफी कहते थे। वो कहते थे कि साहब हम तो रिलीजियस पार्टी है नहीं, सूफीज्म में यकीन करते हैं, मगर काम उन्होंने सब वैसे किए जो एथनिक क्लेंजिंग वगैरह की तरफ गए थे। तो वो भी रहा है, तो सबसे ज्यादा पंडितों को मारा तो उन्हीं लोगों ने। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बड़ी मतलब आधी सच्चाई और आधी मतलब झूठ में आपको मिलेंगी। तो रोल तो सबका रहा है। अब ये कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने आप को डिस्टेंस करके रखा। अब जैसे जमाते अहले हदीस है, उसके फैक्शंस हैं, कुछ फैक्शंस ने टेररिज्म को सपोर्ट किया, कुछ फैक्शंस ने अपोज किया, या उसमें उनने कहा कि सब हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लीडरशिप में मर्डर्स भी हुए। मौलाना शौकत को भी मारा गया, उसके पहले भी लोग मारे गए, मगर उनके और मारे किसने? उन्हीं के फैक्शंस ने। वो गुजर गए, गनी डार गजाली, उन लोग उनने भी किया था। आपके देवबंदी ग्रुप भी है, ये जैश मोहम्मद, क्या है जैश मोहम्मद भी एक देवबंदी फिरके से जुड़ा हुआ है। तो ये नहीं कि देवबंद जो जहाँ पे है वो उसको सपोर्ट करता है, मगर वहां के जो एलिमेंट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं।
आखिरी तो सवाल ये लोग एक आपसे। आइडियोलॉजिकल बेस लेके चलते हैं, बिकॉज इनको भी एक रिलीजियस आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो इन सब चीजों में मतलब हमको ये देखना है, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनता है, और वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस, अब जैसे जमाते अहले हदीस है, और जमाते अहले हदीस जम्मू कश्मीर में क्या रोल रहा है, जमाते अहले हदीस का रोल बाकी हिंदुस्तान में क्या रहा है, देवबंद का रोल देवबंदियों का मैं कहूँगा रोल जम्मू कश्मीर में क्या रहा है, वहां पे मतलब आपके जैसे तालिबान है, तालिबान भी तो देवबंद से ताल्लुक रखता है, तो वहां क्या रोल रहा है, देवबंद जो यहाँ पे है वहां पे उनका रोल क्या रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो मतलब इतने आसानी से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता। सर आखिरी सवाल आपसे, हमने पिछले साल देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए डॉक्टरों का एक ग्रुप जो है तैयार हुआ, जो कि रेडिकलाइज था और दिल्ली में टेरर स्ट्राइक्स करना चाहते थे, और उनके रेडिकलाइजेशन की वजूहात जो है कुछ ग्लोबल बताई गई। ऐसा बताया गया कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर वो काफी चिंतित है। तो इसके मद्देनजर मेरा आपसे सवाल, ये देखिए, ये प्रॉब्लम जो है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड होता है, तो मतलब आपको ये बहुत अक्सर आने देखने को मिलेगा कि एक क्षेत्र में के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे इलाके पे असर करती है। ये कोई मतलब आइसोलेटेड एग्जांपल इंडिया के लिए नहीं है, ये आप सब जगह देखिए। अमेरिका में भी जैसे कहते हैं लोन वुल्फ अटैक्स बहुत हो चुके हैं, यूरोप में लोन वुल्फ अटैक्स बहुत हो चुके हैं, अभी हाल में भी आपके लोन वुल्फ अटैक्स हो गए थे, स्टैबिंग्स हो गई थी, और वो अजीब अजीब किस्म की नोयत पकड़ता है वो, क्योंकि आज जो इंटरनेट है जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट है लोगों के मानसिकता पे या जहनीत पे, ये जो इसका जो समझना, ये बड़ा एक अपने आप में एक बड़ा पेचीदा सवाल है, जिसपे लोगों को काम करना चाहिए। खासतौर से जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको देखना चाहिए कि इनके जो ये इंफॉर्मेशन सबकी जगह भेजते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग अलग जगहों पे क्या है। अब ये कि आप फिल्टर करें या कंट्रोल करें और इस पर ये बात आए कि साहब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर लाल किले तक पहुंच गया तो फिर उसका क्या है। और जो हमको समझना चाहिए वो ये है कि हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जम्मू कश्मीर कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है कि वहां पे जो सूफी इस्लाम आया था वो, और हिंदुस्तान में भी जो सूफी इस्लाम आया था, वो बेसिकली इस्लाम को फैलाने के लिए है, और इस्लाम की जो सूरत उस वक्त थी वो हिंदुस्तान के आम आदमियों को एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो स्वीकार नहीं करते थे, तो उसको एक उन्होंने एक अलग शक्ल दी। अब क्या हुआ कि जब वो मुसलमानों में लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे, तो उनको ये लगा कि साहब ये चीजें जो है वो कुरान में नहीं, क्योंकि ये बेसिकली कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो उन्होंने उसको सीधे प्योरिटन इस्लाम से जोड़ा और कहा कि साहब ये जो है ये शिर्क है, ये इस्लामिक नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात जोड़ी तो वो फिर आने लगे टुवर्ड्स प्योरिटैनिकल इस्लाम, और वहां पे फिर वो सेंस ऑफ रेडिकलाइजेशन हुआ, और वो रेडिकलाइजेशन मैं नहीं कहूंगा, बट आई वुड से कि एक फंडामेंटलिस्ट थॉट पैदा हुई। फंडामेंटलिस्ट थॉट से जब वो है कि आप फिर जाते हैं, जो पूरा सलफी कॉन्सेप्ट है जो इब्न तैमिया ने दिया था कि साहब जो पहले 3 जनरेशन ने किया था वही सही इस्लाम है, तो उस तरफ लोग जो है उनका रुझान उस तरफ चला गया। फिर वो उस कंफ्यूजन में वो जो आधा पढ़ा लिखा मतलब ना वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना उनको कुरान पूरी तरीके से समझ में आती है, ना उनको समझ में आता है कि सब कुरान में जिहाद का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें ये भी नहीं समझ में आता है कि मारना मराना जो है वो क्या है। अब उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में एक जो आयत को लेके उसको ट्विस्ट करके वो प्रेजेंट कर देंगे कि साहब दुश्मन जहां पे मिले उसको मारिए। एक जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि जो एक आदमी का कत्ल करे वो इंसानियत का कत्ल करता है। तो ये सब चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके आप रेडिकलाइज तो कर ही सकते। तो ये मतलब एक मुश्किलात आ गई जिसका एक काउंटर होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए साहिब साहब। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है रेडिकलाइजेशन के इस खतरे से दूर रहेगा, लेकिन लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
थैंक यू।